अब नहीं, अब देखिए इस समय सवाल क्या है हमारे सामने, जैसे मुझे लिखा है ब्रांड न्यू बीजेपी। शुभराज का, आपको लगता है इस बीजेपी को, जो एक किस्म का मतलब एक बहुत बड़ा जहाज बन चुका है, इसको अब एक रीओरिएंटेशन कह लीजिए या ओवरऑलिंग कह लीजिए, किसी तरीके की चर्निंग की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि सौरभ जी देखिए, एक जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे, जिसमें सुषमा जी थी, अरुण जेटली जी थे, मोदी जी भी थे, लेकिन मोदी जी उस समय नेपथ्य में थे, वो बहुत स्थिरता से काम कर रहे थे संगठन का। वो वाली बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर है। वो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा विरोध की राजनीति करती थी, और विरोध की राजनीति करना आसान होता है। अब 10 सालों के बाद जब सत्ता पक्ष में बीजेपी काबिज रही है और बहुत सारे अभूतपूर्व निर्णय ले चुके, ऐसे निर्णय ले चुके जिसको लेकर के कहा जाता है बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल अस्तित्व था, जिन इश्यूज को लेकर के था, वो सारे इश्यूज एक तरीके से मोदी जी ने सॉर्ट करके फाइल क्लोज करके थमा दी जनता के हाथों में। तो अब तो पूरी तरह से चर्निंग, रीओरिएंटेशन, एक नया ब्रांड बीजेपी का बनना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है वो उस ब्रांड की कमी है जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हुई, कि एक कार्यकर्ता अपने बाइक में खुद के पैसे से पेट्रोल भरवा करके अगर किसी आंदोलन में उतर रहा है या आपके लिए उतर रहा है, तो वो किस मुद्दे पर उतरे? कल वो राम मंदिर के मुद्दे पर उतर रहा था, क्या वो मुद्दा यूसीसी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। क्या वो मुद्दा कोई भी मुद्दा उठा लीजिए जो देश में तो विजन काफी बड़ा होना चाहिए जी, वो लार्जर देन लाइफ विजन की जो बात है, वो आज बीजेपी में कौन कर रहा है, ये भी प्रश्न पूछने लायक है। क्योंकि हर चीज अगर आप सोचेंगे कि मोदी जी को आउटसोर्स कर दिया जाए, मैं इलेक्टोरेट की तरफ से भी कह रही हूं कि हर चीज का निर्णय मोदी जी लें, तो ये एक व्यक्ति से मैं सुपर ह्यूमन भी नहीं, मैं इन ह्यूमन एक्सपेक्टेशन कहूंगी। नहीं, लेकिन आखिरी ठप्पा तो उन्हीं का होता है ना। नहीं, ठप्पा होना अलग बात है, पर ये जो चर्निंग का प्रोसेस है, जो अगर भारतीय जनता पार्टी में जो भी अब अध्यक्ष बनेंगे, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है वो यही होनी चाहिए कि आप एक चर्न करके एक बड़ा सा विजन, जैसे कि बात अभी रोहन कह रहे थे कि अलग अलग तरह से मोदी जी के पास फीडबैक आता है, तो आप आइटरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस तो बनाए ना बीजेपी। फाइनल प्रेजेंटेशन आप सीईओ के पास जाकर के देंगे, पर आइटरेशंस तो बननी चाहिए। वो आइटरेशंस मुझे लगता है अभी बौद्धिक रूप से थोड़ा कम आइटरेशंस हो रहा है पार्टी में। सर, ये पार्टी जो है इस वक्त बीजेपी, क्या टोटली यूपी सेंट्रिक होकर सोच रही है क्या? नहीं, देखिए, यूपी सेंट्रिक होके पूरी तरह नहीं सोच रही। तात्कालिक यूपी एक तात्कालिक इशू है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी 24 घंटे यूपी पे ही सोच रहे हो या अमित शाह जी 24 घंटे यूपी पे ही सोच रहे हो, ऐसा भी नहीं है। यूपी उनके लिए कंसर्न है, इसलिए कंसर्न है यूपी गुजरात के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास किसी राज्य में थी, वो उत्तर प्रदेश में, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर सीटें मान लीजिए 63 थी 2019 में, तो 63 की अगर कम भी होती तो 55 रह जाती, 50 से ऊपर तो आनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन वो 33 रह जाएंगी, ये निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा शौक है। 70 हो जाती, 272 पार हो जाता है ना? तो इसलिए यूपी कंसर्न है उनके लिए, लेकिन सिर्फ यूपी कंसर्न नहीं है, महाराष्ट्र भी उतना ही कंसर्न है। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा, क्या बैकग्राउंड में यूपी चल रहा होगा उस फैसले को लेते हुए भी? देखिए, ये निर्भर करेगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और बैकग्राउंड में तब पता लगेगा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। मैं उदाहरण, मान लीजिए केशव मौर्य को बनाते हैं अध्यक्ष, तब निश्चित रूप से मानेंगे कि यूपी बैकग्राउंड में है। लेकिन अगर विनोद तावड़े को बनाते हैं तो यूपी बैकग्राउंड में नहीं है, फिर महाराष्ट्र बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये उस पर, लेकिन यूपी जो भी फैसला होगा अध्यक्ष को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर उस फैसले के पीछे जरूर होगा। अब वो किसको बनाते हैं ये तो न मुझे पता है ना आपको पता है, हम चारों में से शायद नहीं, ठीक है, वो पता है। सौरभ जी, मैं एक चीज इसमें कहना चाहती हूँ, पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जिन लोगों का नाम चल गया, जिनकी चर्चा हो गई, सही कह रही है। ये मुझे आज किसी ने कहा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी वो तो नहीं बनेंगे, ये कहा जा सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मिल के आ रहा हूँ, खबर नहीं, तो उनसे यही बात जो सुभ्रता कह रही, वही बात मैंने से दो चार नाम लिए, तो उनका जिनका नाम चल जाता उनका विनोद जी होता नहीं है, ये आप जानते हैं। तो वही बात है। आप देखिए, ये 3 राज्यों की जब विधानसभा चुनाव जीती तो कौन कौन से नाम चल रहे थे? हाँ, सही बात। एक नहीं है, मोहन यादव का नाम किसी को नहीं था, भजनलाल किसी को नहीं पता था, हम ही लोगों ने 25 नाम ले लिए, एक नहीं आया उसमें से। जब उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तो
इतनी बार धन सिंह रावत का नाम चला और बन गए आपके अरे रावत सर, ये दूसरे- तीन पुष्कराज सिंह उसके बाद बने इन तीन तीरथ राज्यों सिंह में बन गए ना? तीरथ सिंह के बाद इन पुष्कराज तीन राज्यों में अभी जो चुनाव हुए थे ये पिछले साल, और ये जो आपने उत्तराखंड की बात की, गूगल करना पड़ा नाम भूपेन्द्र जब चौधरी आया नाम ना कि ये चीफ मिनिस्टर है, सच में गूगल करना पड़ा। नहीं, भूपेन्द्र चौधरी का नाम गूगल करना पड़ा गुजरात में रूपानी के भूपेन्द्र बाद। चौधरी, हाँ। देखिए मोदी जी की तो ये अध्यक्ष भी ऐसे- अध्यक्ष भी ऐसे मोदी होगा जी क्या? की एक कार्यशैली है वो सरप्राइज एलिमेंट वाली, वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं, लेकिन सर अध्यक्ष पार्टी का अभी तक ऐसा कोई अनसुना अनजाना सा बेगाना सा तो कभी नहीं रहा। अब कितना ही पीछे चले जाइए, एक कद्दावर शख्सियत रही है। हाँ, नड्डा जी भी जब बने थे उसके पहले जनरल सेक्रेटरी रहे और उनका एक बैकग्राउंड रहा है। बैकग्राउंड गडकरी जी बने तो संघ का बहुत बड़ा हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके थे वो। हाँ, तो मतलब गडकरी जी के पीछे बैकग्राउंड था, तो ये बात तो सही है। इवन दक्षिण भारत के जो अध्यक्ष बने जना कृष्णमूर्ति और इस लोग मंगारू लक्ष्मण, तो तब भी उनका पार्टी के अंदर एक रोल रहा, बड़ा रोल रहा।